नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करेंगे यह जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या कुछ पढ़ा था, क्योंकि यह अपठित गद्यांश का दूसरा वीडियो है। आइए जानते हैं दूसरी वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, यानी पिछली वीडियो का रिवीजन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद अपठित गद्यांश को हल करने की विधि जानेंगे। विधि जानते हुए हम उदाहरण युक्त स्पष्टीकरण करेंगे, यानी जो विधि हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी उस विधि को किस प्रकार प्रयोग करते हुए हम अपठित गद्यांश को सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं यह जानेंगे। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आइए उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अपठित गद्यांश को हल करने के लिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और प्रश्न को पढ़ने के बाद गद्यांश को रेखांकित करते हुए पढ़ना चाहिए, जिससे हमें गद्यांश समझ में आ जाए और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को खोजने के लिए हमें बार बार उसे पढ़ने की आवश्यकता न हो। गद्यांश का उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि उस विधि का प्रयोग करके हम किस प्रकार अपनी इस वीडियो में गद्यांश को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम गद्यांश को कैसे हल करेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, जब आपके सामने प्रश्न पत्र होगा तो प्रश्न पत्र का पहला आवरण कुछ इस प्रकार होगा और पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से ही संबंधित होगा। अब जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले, आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके गद्यांश को पढ़ेंगे और किस प्रकार उसे हल करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उस प्रश्न को पढ़ते हुए आप ध्यान में रखेंगे कि आपको कौन कौन सी जानकारी चाहिए और उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप गद्यांश के महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित करते हुए पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम गद्यांश को हल करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक गद्यांश दिखाया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कुंभ पर्व कहां कहां मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कहां का कुंभ पर्व विशेष महत्व रखता है। उज्जैन के कुंभ पर्व के समय कौन सा ग्रह किस राशि पर अवस्थित होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में इसे किस नाम से भी जाना जाता था। और पांचवा प्रश्न है कि उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को और किस नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि हमें किस किस प्रकार की जानकारी चाहिए। पहला, हमें चाहिए कि कुंभ पर्व कहां कहां मनाया जाता है। दूसरा, कुंभ पर्व विशेष रूप से कहां मनाया जाता है। तीसरा, कुंभ पर्व बनाते समय कौन सी राशि कौन से ग्रह पर होनी चाहिए। और प्राचीन काल में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था और उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को किस नाम से जाना जाता है। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसे रेखांकित कर लेंगे। गद्यांश है, क्षिप्रा तट पर बसे उज्जैन नगर में कुंभ पर्व का होना ज्योतिष के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक इन तीनों स्थलों के कुंभ पर्व की तुलना में विशेष महत्व रखता है। यानी अब देखिए, यहां पर उज्जैन में कुंभ पर्व बनाया जाता है, हरिद्वार प्रयाग में बनाया जाता है, नासिक में बनाया जाता है। तो देखिए, ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। अब दूसरा है कि इनमें से कहां कहां का विशेष महत्व रखता है कुंभ पर्व। तो साहित्यिक दृष्टि से भी उज्जैन कालिदास की नगरी होने के कारण विशिष्ट तो है ही, किंतु यह मेला उसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी बढ़ा देता है। ठीक है, इसका मतलब उज्जैन का जो कुंभ पर्व है वो विशेष महत्व रखता है।
इसके बाद प्राचीन काल में इसे अवंतिका नाम से भी जाना जाता था, यानी उज्जैन को अवंतिका भी कहते थे। अब उज्जैन के कुंभ पर्व के समय यह अनिवार्य है कि गुरु नामक ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित हो। यहां आयोजित कुंभ पर्व को सिंहस्थ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने ये पूरे गद्यांश को पढ़ लिया, इसके प्रश्नों को समझ लिया और रेखांकित कर लिया। अब हमने 2 चरण तो पूरे कर लिए। अब हमें उत्तर की योजना बनाते हुए इस गद्यांश को हल करते हुए इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, अब यह प्रश्न उठता है। तो प्रश्न यह है, कुंभ पर्व कहां कहां मनाया जाता है? तो हम गद्यांश में जाएंगे और रेखांकित शब्दों में देखेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे। तो हम पाएंगे कि उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि कुंभ पर्व उज्जैन नगर, हरिद्वार, प्रयाग तथा नासिक में मनाया जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। आप सभी को दूसरा प्रश्न तो याद ही होगा। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कहां का कुंभ पर्व विशेष महत्व रखता है? कहां का विशेष महत्व रखता है? अब इसके लिए हम वापस से जाएंगे, हमें पूरा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम रेखांकित वाक्यों को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उज्जैन का जो कुंभ पर्व है वो विशेष महत्व रखता है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार रखेंगे कि उज्जैन नगरी में मनाया जाने वाला कुंभ पर्व विशेष महत्व रखता है। अब आप जरा उत्तर की जो वाक्य रचना है उस पर ध्यान दें। प्रश्न के ही कुछ अंशों को प्रयोग करके उत्तर बनाया गया है। जैसे कुंभ पर्व कहां मनाया जाता है? तो कुंभ पर्व उज्जैन नगर, हरिद्वार, प्रयाग तथा नासिक, सिर्फ इन्हीं शब्दों को लिखा गया है और मनाया जाता है प्रश्न में से ही अवतरित है, यानी इसे हमने पूरा पूरा अपने शब्दों में लिखा है। यही सावधानी हमें बरतनी है। आइए अब हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन के कुंभ पर्व के समय कौन सा ग्रह किस राशि पर अवस्थित होना चाहिए? अब इसके लिए रेखांकित शब्दों को हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले 2 प्रश्नों को हल किया। तो देखेंगे हम कि कुंभ पर्व के समय यह अनिवार्य है कि गुरु नामक ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित होना चाहिए। तो यही हम उत्तर के स्वरूप लिख देंगे कि उज्जैन के कुंभ पर्व के समय गुरु नामक ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित होना चाहिए। आप पाएंगे कि उत्तर का वाक्य विन्यास प्रश्न के वाक्य विन्यास पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखिए, किसके बारे में पूछा जा रहा है? कुंभ पर्व के बारे में नहीं, उज्जैन नगरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब हम अनुच्छेद में वापस जाएंगे और उसके रेखांकित शब्दों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार उत्तर होगा कि प्राचीन काल में इसे किसे, उज्जैन नगर को अवंतिका नाम से भी जाना जाता था। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि पर्वों के बहुत से नाम होते हैं, इसीलिए उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को एक विशेष नाम से जाना जाता है। हम गद्यांश में जाएंगे, रेखांकित शब्दों को देखेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो अंतिम वाक्य है अनुच्छेद का, उसी में इसका उत्तर छुपा है। यहां आयोजित कुंभ पर्व को, यहां कहां, उज्जैन नगरी में आयोजित कुंभ पर्व को सिंहस्थ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को सिंहस्थ पर्व के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, अब तक तो हमने सरलता पूर्वक सभी प्रश्नों को हल कर लिया। क्यों? क्योंकि जो तथ्यात्मक जानकारी थी उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछे गए थे। पर अक्सर एक विचित्र सा प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न जितना विचित्र है उतना स्वाभाविक भी है कि गद्यांश का एक शीर्षक लिखें। शीर्षक मतलब होता है टाइटल, यानी इस गद्यांश को अगर आपकी किताब में छाप दिया जाए, किसी न्यूज़पेपर में छाप दिया जाए, तो उसका हेडिंग क्या रखेंगे आप? तो उस हेडिंग के लिए एक विशेष शब्द हमें देना होता है। तो क्योंकि हमने गद्यांश पढ़ा कि इस पूरे गद्यांश में
कुंभ नगर के जो कुंभ का पर्व है उसके बारे में बताया गया है। उज्जैन नगर में जो विशेष कुंभ पर्व मनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसके इर्द गिर्द ही ये जो अनुच्छेद है वो घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित ही शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक पढ़कर हमें अनुच्छेद का जो मर्म है, जो उसका केंद्र बिंदु है, वो पता चलना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसका शीर्षक या तो कुंभ पर्व रख सकते हैं या फिर उज्जैन का कुंभ पर्व भी रख सकते हैं। गद्यांश का जो शीर्षक है वो कुछ भी हो सकता है, पर शर्त यह है कि उस शीर्षक से हमें गद्यांश के केंद्र बिंदु का ज्ञान हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको इस विधि को समझने में आसानी हुई होगी। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गद्यांश को किस प्रकार हल किया जा सकता है और गद्यांश का उत्तर किस प्रकार उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यह भी हमने जाना। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और घर जाकर आप अपठित गद्यांशों का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।